Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tejan Deshwal, AIR7 2018 UPSC Engineering Services. So, we were studying machines, and in machines we were studying our transformers. Okay, and transformer we did our basics, Faraday's law, Lenz law. Then we also analyzed the ideal transformer. Then we came to practical transformer. We draw phasor diagram एट लैगिंग लोड ऑफ ए प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, और मैंने आपको होमवर्क में दिया था लीडिंग पे करने का फेजर डायग्राम. देन वी ड्रॉ एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ माय ट्रांसफॉर्मर. कैसा था मेरा इक्विवेलेंट सर्किट? कैसा था मेरा? आर एल एंड दिस वाज आर सी, दिस वाज एक्स फाइव, लाइक दिस. सो दिस वाज माय इक्विवेलेंट सर्किट. a square r2, a square x2 j. Okay, so this was my equivalent circuit, AV2, and this current is I2 by A. Now this was my exact equivalent circuit, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी approximation यूज नहीं करी थी. But you know, in this a lot of calculation was involved. पहले AV2 निकालो, then I2. First AV2 calculate, then I2, then we have to calculate E1. यहाँ पे जो वोल्टेज थी E1, RC X5 के अक्रॉस जो वोल्टेज थी E1, then calculate this current RC X5, then calculate the total current I1, then add this drop, then you will get V1. So calculation बहुत ज़्यादा थी. Now to reduce the calculation, we will start our approximate equivalent circuit. ठीक है? What a healthy mind says, और एक इंजीनियर का क्या होना चाहिए सोच? Do not see exactness if approximation is possible. अगर approximation possible है, by keeping the error within a certain limit, means error मेरा ज़्यादा नहीं होना चाहिए. If approximation is possible, then use the approximate circuit. So my first approximate circuit, मैंने क्या किया, ये जो मेरा यहाँ पे जो RCX5 था, इस ब्रांच को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया. If you remember, लास्ट क्वेश्चन में मेरा यहाँ पे E1 कितना था? 2339 वोल्ट्स, और यहाँ पे कितना था? 2381 वोल्ट्स. तो डिफरेंस कितना है मेरा? 42 volts upon 2339. That is my around 3 to 4% is the difference. 3 to 4% difference only. और अगर मेरा RC कितना है किलो ओम्स में, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो उस डिफरेंस का फर्क कितना पड़ेगा? वेरी वेरी नेग्लिजिबल. सो मैं देखूंगा फर्क मेरा डिफरेंस कितना आता है. बट फर्स्ट, व्हाट इज माय फर्स्ट अप्रोक्सीमेट सर्किट? कि मैंने RC और X5 को यहाँ से उठा के प्राइमरी पे शिफ्ट कर दिया. RC X5 को उठा के इधर ले आया मैं हेयर. ओके, पहले यहाँ पे क्या था पोटेंशियल? E1, और मेरा E1 ही लग रहा था, E1 ही मेरा लग रहा था यहाँ पे RC और X5 में. बट नाउ V1 is the potential across RC and X5. फाइन. नाउ सी, अब मैं V1 अपना डायरेक्टली निकाल सकता हूँ V2 से. करंट मुझे पता ही है, और यहाँ पे कोई भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा E1 पे, जो करंट यहाँ से आया द सेम करंट. सो माई I1 तो सॉरी मेरा I1 तो मेरा होगा ये I0 और I2 डैश. ठीक है, I2 डैश मुझे पता ही है मेरा क्या था, I2 by A, tan एंगल माइनस 36.87. जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन का डाटा लेके हम कंपेयर करेंगे कि मेरे वैल्यूज कितनी चेंज हो रही हैं. ओके, सो इट इज सिंपल. यहाँ पे आप V1 कैलकुलेट कर सकते हो. V1 क्या होगा मेरा? V2 2300 प्लस में इस R1 R2 के क्रॉस ड्रॉप प्लस में X1 X2. सो इट इज 1.2 ओम. 1.2 ओम टोटल हो गया 2.4 ओम. J5 टोटल हो गया J10. Now if you calculate our V1 will be 2380.1 angle 1.58. Now in exact equivalent circuit क्या था मेरा V1? जो मेरा exact equivalent circuit था उसमें मेरा V1 था 2381. You can see what is the error? Error है मेरा 1 upon में 2381 into में 100% only. Fine. तो कितना error मेरा? 0.04% is my error. और 0.06% exact, मैंने थोड़ा अप्रोक्स किया है. 0.06% is my error. So it is very very less. 0.06 means 0.0006 times is the error. So I can do this approximation. कोई भी मेरा खास एरर नहीं आया. फाइन. नाउ जब मेरा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट था तो मेरा आरसी का अक्रॉस करंट कितना जा रहा था मेरा आरसी में से?
इफ यू रिमेम्बर मेरा आरसी के थ्रू करंट था आईसी को मैंने लिखा था 0.0509, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ होगा शायद 0. सॉरी, आरसी के क्रॉस मेरा करंट था पहले 0.0509 एंगल 0.8 डिग्री, और अब आरसी का क्रॉस करंट कितना जाएगा मेरा V1 बाई आरसी। तो V1 क्या है मेरा 2380.1 एंगल 1.58 डिवाइड बाई आरसी कितना है 46,000 ओम। ओके, इफ यू कैलकुलेट दिस it will be nearly 0.05174, एंगल आया मेरा 1.58 डिग्री। सो कैन यू सी व्हाट इज द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड 0.051 और यहाँ पे क्या था 0.0509। सो ओनली द डिफरेंस इज 0.0001 का डिफरेंस आया मेरा 0.0001 एम्पियर का। नाउ इन ए ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग मेरी 23,000 वोल्ट एम्पियर्स है, उसमें ये एरर क्या सिग्निफिकेंस है, दो दिस एरर इज नॉट सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स मेरा ये अप्रोक्सीमेशन कुछ भी कोई भी बड़े स्केल पे एरर इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, एंड माई दिस अप्रोक्सीमेशन इज वेरी गुड एंड वेरी फेयर। प्लस इसमें मेरी कैलकुलेशंस बड़ी ही आसान होगी क्योंकि R1, R2, JX1, JX2 सब एक ही सीरीज में आ गए, तो मैंने एक ही बार में मैंने V1 कैलकुलेट कर दी। V1 इक्वल टू 2300 प्लस I, ये है मेरा I2 डैश इंटू R1 प्लस R2 प्लस में JX1 प्लस में JX2, ठीक है। V1 आ गया मेरा। नाउ इन एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट जो करंट था मेरा R1 में, जो मेरा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट था, सी हियर इन दिस एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट R1 से कितना करंट पास कर रहा है मेरा I1, और I1 क्या है मेरा I2 डैश प्लस में I0, बट इन माई दिस अप्रोक्सीमेट सर्किट मेरा इस अप्रोक्सीमेट सर्किट में R1 से कितना करंट पास कर रहा है ओनली I2 डैश। सो मैं कह सकता हूँ कि मेरा थोड़ा सा कॉपर लॉस मेरा थोड़ा सा कम आएगा। ओके, सो इसमें मेरा करंट है I1 के थ्रू 10.221 एग्जैक्ट में, बट इसमें है ओनली 10, सो 0.22 एम्पियर कम है, दैट मीन्स अप्रोक्स में थोड़ा सा मेरा कॉपर लॉस R1 में कम आया, ठीक है। R2 में तो पहले भी वही करंट था, R2 में पहले भी वही करंट था, R2 में अभी भी वो करंट है, बट अप्रोक्सीमेट सर्किट में अप्रोक्सीमेटली वाले में R1 में थोड़ा सा करंट की वैल्यू कम रहेगी, क्योंकि पहले तो यहीं पे I0 टोटल हो गया था E1 नोड पे, इसी नोड पे मेरा I1 टोटल हो गया था, यहाँ गया था मेरा I0 और यहाँ गया था मेरा I2, ठीक है। तो इसमें मेरा थोड़ा सा ज्यादा करंट था, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली जो सर्किट मैंने बनाया उसमें R1 में कॉपर लॉस थोड़ा सा कम होगा, बट एट द सेम टाइम सी RC कोर लॉस कंपोनेंट, पहले RC पे कितनी वोल्टेज थी E1, दैट मीन्स 2339, सी है पहले मेरा जो RC था वहां पे वोल्टेज थी 2339 का स्क्वायर अपॉन में 46,000 ओम, पहले मेरा इतना लॉस था, बट अप्रोक्सीमेट सर्किट में RC के क्या हो गया V1 मीन्स 2380 का स्क्वायर अपॉन में 46,000। मुझे दिखाना सिर्फ ये है कि पहले 2339 थी, अब 2380, दैट मीन्स मेरे कोर लॉस जो होंगे वो थोड़े से इंक्रीज कर जाएंगे, लेकिन जो मेरा कॉपर लॉस था R1 में, जो मेरा कॉपर लॉस था वो थोड़ा डिक्रीज करेगा इन माई अप्रोक्सीमेट, तो एक डिक्रीज कर रहा है एक इंक्रीज कर रहा है, ओवरऑल माई लॉस विल बी सेम, और होगा तो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होगा, एंड दैट डिफरेंस विल नॉट अफेक्ट माई एफिशिएंसी, सो आई कैन यूज दिस इक्विवेलेंट सर्किट एंड ओवरऑल द इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज्ड। थोड़ा सा कॉपर लॉस देखो, फिर से देख लेते हैं एक बार। इस R1 में मेरा करंट पहले के मुकाबले जो एग्जैक्ट में जो मेरा करंट था R1 में वो था I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I0, लेकिन अब क्या है जो R1 में जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ I2 है, बस I2 डैश जो वही है मेरा, तो इसका मतलब R1 में थोड़ा सा कम करंट आया, मीन्स थोड़ा सा मेरा कॉपर लॉस R1 कम दिखाएगा एग्जैक्ट के कंपैरिजन में, बट पहले RC के अक्रॉस E1 था, अब RC के अक्रॉस V1 है, तो मेरा कॉपर लॉस क्या होता है V स्क्वायर बाई RC, E स्क्वायर बाई RC, तो मेरा अगर वोल्टेज RC के अक्रॉस बढ़ गया तो मतलब थोड़ा कॉपर लॉस यहाँ पे बढ़ गया RC में और यहाँ पे थोड़ा घट गया, सो ओवरऑल माई लॉसेस आर सेम, ओवरऑल माई लॉसेस आर मोर और लेस सेम, बहुत ही माइनर डिफरेंस आएगा भी तो, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज माई एफिशिएंसी, फाइन। So this is my approximate circuit and it is also called cantilever equivalent। मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा R1 प्लस में R2 एंड दिस विल बी JX1 प्लस में JX2 और J
प्लस x2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैंटिलीवर इक्विवेलेंट। कैंटिलीवर क्यों बोलते हैं? कैंटिलीवर बीम कौन सा होता है? जिसमें हमारी एक ही सपोर्ट होती है, लाइक दिस इज माई कैंटिलीवर बीम। ओके, इसलिए इसको भी, ये भी कुछ उसी तरह का है, इसलिए इसको बोलते हैं कैंटिलीवर इक्विवेलेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। वेयर x1 इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस इन ट्रांसफॉर्मर रेफर टू प्राइमरी। क्या था मेरा x इक्विवेलेंट? क्या था मेरा? x1 प्लस में a स्क्वायर x2। यहाँ पे जो होती है वो था a स्क्वायर x2, क्योंकि मैंने वो रेफर किया था ना प्राइमरी की तरफ। जो जो मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था उसमें क्या था, और यहाँ पे क्या है? R1 प्लस में a स्क्वायर R2 जो रेफर्ड वैल्यू है, ठीक है। So these 2 points are my practical observation. That is, if my loading is less than 30%, अगर मेरा लोडिंग 30% से भी कम है तो मेरा लोड करंट जो होगा वो रेटेड फुल लोड करंट से काफी कम होगा। तो उस टाइम पे जो थोड़ा मेरा अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है वो थोड़ा सा बस मार्जिनली ज्यादा एरर देता है, एरर थोड़ी ज्यादा होती है। बट अगर 50% के आसपास है, 50% से ऊपर मेरी लोडिंग है, देन माय अप्रोक्सीमेट सर्किट गिव्स द बेस्ट रिजल्ट। बेस्ट क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन का लोड बहुत ही कम है। एंड प्रैक्टिकली इन माय पावर सिस्टम माय ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स अराउंड 70 to 80% लोड ऑल द टाइम। माय ट्रांसफार्मर्स ऑपरेट एट 70 to 80% लोड्स ऑल द टाइम। और इनफैक्ट जो मेरे पावर प्लांट में पावर ट्रांसफार्मर होते हैं जो सीधा स्टेप अप करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के लेवल पे, they operate nearly at 90 to 100% of their ratings always। तो हम अप्रोक्सीमेट सर्किट इजीली यूज कर सकते हैं। नाउ पहला हो गया कैंटिलीवर इक्विवेलेंट, जिसमें मैंने ये जो कोर लॉस और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस वाली आर्म थी, इस आर्म को बीच में से उठा के प्राइमरी एंड पे ले आया था। फाइन। नाउ माय सेकंड एंड फाइनल अप्रोक्सीमेट सर्किट इज दिस। इन दिस मैंने एक कोर लॉस वाला जो कंपोनेंट की आर्म है इसको गायब ही कर दिया। बस जब भी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे इसके लॉस को कर लेंगे काउंट, अदरवाइज इसको यहाँ से हटा देते हैं। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट सर्किट फॉर ए ट्रांसफॉर्मर। बस मैंने जो पैरेलल में जिसके आर्म लगी हुई थी RCXY की, इसको रिमूव कर दिया, और जो इसके थ्रू कोर लॉस थे उस कोर लॉस कंपोनेंट को मैं जब एफिशिएंसी कैलकुलेशन करूंगा तो कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। तो कॉपर लॉस इंक्लूडेड है बट आयरन लॉस को मैंने हटा दिया यहाँ से। बट व्हेन एफिशिएंसी कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड ओनली देन सर्किट इज यूज्ड। अगर एफिशिएंसी कैलकुलेशन में चाहिए तो मुझे जो आरसी में जो लॉस हो रहा था मैं उसको भी ऐड कर लूंगा अगर मैं एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करूंगा तो। ओके, so this is mostly used in power system analysis। पावर सिस्टम एनालिसिस लाइक हम अगर हम फॉल्ट एनालिसिस कर रहे हैं या फिर हम स्टेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं, इन दो सर्किट्स इट इज वेरी यूजफुल। एफिशिएंसी के टाइम पे बस कोर लॉस को ऐड कर लो, अदरवाइज दिस सर्किट गिव्स मी गुड रिजल्ट्स। इनफैक्ट जब हम पावर सिस्टम में एनालिसिस करते हैं सर्किट की तो हम वहां पे रेजिस्टेंस को भी नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्स जो होता है XL इज वेरी वेरी ग्रेटर देन RL। दैट्स व्हाई वी इवन नेगलेक्ट RL। और RL नेगलेक्ट करने से क्या होता है मेरा, अगर मैं RL को नेगलेक्ट करके एनालिसिस करूंगा तो उससे मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरी एक्टिव पावर एट अ टाइम ऑफ फॉल्ट इज 0, तो मेरी जो सिस्टम होता है उसकी स्टेबिलिटी बेटर डिजाइन होती है। वो हम पावर सिस्टम में देख लेंगे। इसका एक एडवांटेज भी होता है आर को हटाने का, बट इन पावर सिस्टम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और वैसे भी एक्सेल काफी बड़ा होता है आरएल से, मैं क्या लेता हूँ हमेशा आरएल को कर देता हूँ इग्नोर, एंड माई ट्रांसफॉर्मर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए एक्सेल ओनली। दिस इज माई ट्रांसफॉर्मर। अब आपको लग रहा होगा वो इतना लंबा चौड़ा ट्रांसफॉर्मर जिसका इतना लंबा चौड़ा फेजर डायग्राम था, लाइक दिस देन लाइक दिस दिस, वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया ओनली एक्सेल से इन माई पावर सिस्टम। ओके, नाउ हम इसी अप्रोक्सीमेट सर्किट को यूज करके अब लैगिंग लोड एंड लीडिंग लोड पे अपना फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो क्या किया था मैंने अप्रोक्सीमेट R1 इक्विवेलेंट एंड दिस वाज माय X1 इक्विवेलेंट। बस हम मेरा R1 इक्विवेलेंट बोल लो या फिर R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो आप, कुछ बोलने के लिए तो कुछ ही बोल दो बस। दिस इज माय V2, इनफैक्ट V2 डैश जो मेरा आया था रेफर टू द प्राइमरी सर्किट है मेरे, जो मैं अप्रोक्सीमेट सर्किट कर रहा हूँ वो मेरा रेफर टू द प्राइमरी है। दिस इज माय V1, दिस इज माय I2 का डैश। ओके, so my first phasor diagram is at lagging power factor load। ओके, तो मेरा V2 कहाँ होगा, दिस इज माय V2 डैश, मैंने मान लिया रेफरेंस एंगल V एंगल 0, सपोज V कोई वैल्यू है
और V एंगल 0 है मेरा V2 डैश। नाउ I2 कहाँ करेगा मेरा, अगर लैगिंग पावर फैक्टर लोड है सपोज माई Z इक्वल टू mod Z एंगल थीटा है, तो मेरा I2 कहाँ होगा, इट विल बी लैगिंग द वोल्टेज बाई थीटा डिग्री I2। नाउ व्हाट इज V1, अगर मैं सर्किट में बोलूँ तो V1 क्या होगा मेरा, V2 डैश प्लस में I2 इंटू R1 इक्विवेलेंट प्लस में J I2 X1 इक्विवेलेंट। आई होप यू आर वेरी गुड विद KVL नाउ, हमने बहुत क्वेश्चंस किए हैं KVL के, फिर भी अगर आप चाहते हो तो प्लस माइनस इस लूप में KVL लगा दो, करंट इधर पास करा तो प्लस माइनस में I2 डैश R1 इक्विवेलेंट प्लस माइनस I2 डैश X1 इक्विवेलेंट। ओके, इस लूप में तो यही एक्सप्रेशन आएगी मेरी। नाउ I2 इंटू आर इक्विवेलेंट, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, जहां I की डायरेक्शन होगी इंटू R, सो दिस विल बी माई I2 इंटू R1 इक्विवेलेंट, और JI2 इक्विवेलेंट कहाँ आएगा, जहाँ पे I2 है उससे 90 डिग्री ऊपर, वो जहाँ पे एक J है, ठीक है, बाई JI2 X1 इक्विवेलेंट, या फिर हम J को प्लस 90 मतलब J मीन्स प्लस 90, और अदरवाइज में क्या सोच सकते हो आप कि जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो करंट से 90 डिग्री लीड करती है। तो मैं जो ये जो है मेरी, इसको मैं उठा के इस वेक्टर को यहाँ प्लेस कर दूंगा, क्योंकि टोटल मुझे यहाँ करना है इसका V2 प्लस I2 R1 इक्विवेलेंट प्लस सॉरी नॉट V, इट इज I2 इंटू X1 इक्विवेलेंट। तो मैं यहाँ से जोड़ूंगा तो दिस विल बी माई I2 into my Z1 equivalent, and this will be my V1. Okay, this is simple फेजर डायग्राम, कुछ नहीं करना बस स्टेप बाय स्टेप। एंड इस एंगल को हम बोलते हैं अपना डेल्टा, और ये एंगल क्या है मेरा, इनपुट साइड पावर फैक्टर एंगल एट इनपुट साइड। फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ you do for a लीडिंग लोड, और मेरा लोड है लीडिंग पावर फैक्टर का लीडिंग लोड, सपोज माई लोड इज mod Z एंगल माइनस का थीटा, तो I क्या आएगा मेरा, सम I एंगल प्लस का थीटा, इफ मैं वोल्टेज को रेफरेंस ले लेता हूँ, तो आउटपुट वोल्टेज को मैं रेफरेंस लूंगा, ठीक है। तो इक्वेशन वही रहेगी, बस सब कुछ वही रहेगा, बस V2 ये दिखा दिया मैंने, V2 क्या है मेरा, V एंगल 0, तो I2 कहाँ आएगा मेरा, I2 विल बी लीडिंग बाई एंगल थीटा। अब मेरा I2 की डायरेक्शन में आएगा I2 इंटू R1 इक्विवेलेंट, I2 इंटू R1 इक्विवेलेंट। नाउ और ये कहाँ आएगा मेरा, जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी वो आएगी यहाँ पे I2 के 90 डिग्री पे, क्योंकि इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करती है, और मेरा I2 करंट ही पूरे सर्किट में R के अक्रॉस भी और X1 के थ्रू भी मेरा I2 करंट ही पास कर रहा है। ओके, सो दिस विल बी लाइक दिस, ओके, एंड दिस इज माई I2 इंटू Z1 इक्विवेलेंट, और ये आया मेरा V1 क्या है मेरा, V1 इज माई V2 डैश प्लस I2 R1 इक्विवेलेंट प्लस JI2 X1 इक्विवेलेंट, बस ये है मेरा V2 डैश, मैंने इसको मान लिया V एंगल 0, को किसी को तो रेफरेंस मानना पड़ेगा आपको। आफ्टर दैट माई I2, तो मेरा जो वोल्टेज है करंट से लीड क्यों करेगा, क्योंकि मेरा लोड है लीडिंग लोड Z एंगल माइनस थीटा, सो दिस इज माई V1 एंड दिस इज माई एंगल डेल्टा। नाउ यू कैन सी, आपके सामने दो फेजर डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 is greater than V2, mod of V1, magnitude of V1 is greater than V2, but in this diagram there are chances like my V1 is less than V2, so याद रखना this point will be useful in calculation of voltage regulation। जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे voltage regulation, then this point will be very useful that my V1 is less than V2 in case of leading load on a transformer। Okay, I hope you now we have completed our approximate circuits, ठीक है, this was the second and final approximate circuit।
नाउ वी विल सी द टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर। तो टेस्ट करते क्यों हम? हमने अभी ट्रांसफॉर्मर देखा, हमने उसमें आरसी डिनोट कर दिया, हमने मेरा सर्किट बनाया अपना, हमने दिखा दिया ये R1 है मेरा, ये मेरा X1 है, ये मेरा RC है, ये मेरा X5 है, लाइक दैट। ओके, हमने सब कुछ दिखा दिया, बट इनको पता भी तो करना पड़ेगा कि एक्चुअली है कितना। क्वेश्चन में तो गिवन होता है, बट इफ वी आर डिजाइनिंग ए ट्रांसफॉर्मर देन वी शुड नो what is my RC, what is my X5, R1, X1, what are these things? Okay, so for that the tests are conducted. You can read it. Aim of conducting the test is to predict the actual performance of transformer on any load without actually loading it. So you can read it. Test on transformer. The aim of carrying an open circuit and short circuit test is to predict its performance. It means transformers performance without actually loading it. Means मैंने आपको बताया था जब हमने इक्विवेलेंट सर्किट पढ़े थे, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होते हैं? एक इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन बाय पैसिव एंड एक्टिव डिवाइसेस so that we can predict the performance of our device at any voltage, current or loading conditions. So और उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें R1 चाहिए, X1 चाहिए, and these things we will get by our test on transformer. So the aim of carrying open circuit and short circuit test is to predict the transformer's performance without actually loading it. Okay, so first of all we will study our open circuit test. जैसा कि नाम कहता है ओपन सर्किट मींस किसी ना किसी एक सर्किट को तो मैं ओपन करूंगा। ओके, सो फर्स्ट इज ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट ओपन सर्किट टेस्ट इज कैरिड आउट एट रेटेड फ्रीक्वेंसी मींस फ्रीक्वेंसी इज माय एफ रेटेड एंड रेटेड वोल्टेज टू डिटरमाइन कोर लॉसेस। क्या डिटरमाइन होंगे मेरे? कोर लॉसेस, रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज। द कोर लॉस जस्ट डिटरमाइंड इज then treated as constant despite minor variations in frequency and voltage during actual operations. मींस हम कैलकुलेट तो करेंगे V rated F rated पे, बट वी विल कंसिडर इट एज कांस्टेंट। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, तो वोल्टेज क्या आई थी मेरी? रेटिंग क्या थी? 2300 बाई 230 वोल्ट। अगर मेरी रेटिंग ये है तो मैं टेस्ट तो करूंगा अपनी इसी रेटिंग पे। ओके, बट एक्चुअल ऑपरेशन में V1 कितना था? 2381.9 वोल्ट। तो ठीक है, थोड़ा वेरिएशन हुआ ना, बट इस वेरिएशन के होने के बावजूद भी डिस्पाइट दिस वेरिएशन we will treat these core losses thus calculated by open circuit test as a constant. थोड़ी बहुत वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होने के बाद एक्चुअल ऑपरेटिंग कंडीशन में थोड़ी वेरिएशन तो होगी, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और 0.01 हर्ट्ज, 0.1 हर्ट्ज। डिस्पाइट दिस वेरिएशंस, इनके बावजूद भी मैं अपने कोर लॉस को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। ओके, एंड माय कोर लॉस विल बी कैलकुलेटेड बाय द ओपन सर्किट टेस्ट। ओके, नाउ वी विल सी द प्रोसीजर। मेरा एक ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, दिस इज माय ट्रांसफॉर्मर, there is one ammeter, one wattmeter and this is my voltmeter to calculate the voltage, current and power. मेरे पास V है, I है और VI cos phi है, ठीक है। I have three things। यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा रेटेड वोल्टेज एट रेटेड फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ सी वन थिंग, मैं अगर मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर है 2300 बाई 230 वोल्ट का, अब मुझे इसमें रेटेड वोल्टेज लगानी है, तो मैं 2300 वोल्ट भी लगा सकता हूँ इसके एचवी साइड पे, और 230 वोल्ट एट एलवी साइड भी लगा सकता हूँ, बट विच वन इज कन्वीनियंट फॉर मी? गेटिंग ए 230 वोल्ट सप्लाई इज कन्वीनियंट फॉर मी। मैं आराम से लेके लगा सकता हूँ, हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और लो वोल्टेज पे ही आराम से मैं टेस्ट कर सकता हूँ। प्लस इट इज ऑल्सो सेफ भी है। 2300 वोल्ट पे अगर मेरे को शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक अगर मुझे लगा, तो मैं तो गया, बट 230 वोल्ट पे maybe there are good chances of survival, and this is also easy to arrange। ठीक है, I need only one reading, just one reading is required at rated voltage and frequency। और वो कब लेनी है हमें? रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई लगाने के अराउंड 10 to 15 मिनट्स बाद, सो दैट माई कोर गेट्स हीट अप। क्योंकि जब मैं फील्ड में काम करूंगा अपने ट्रांसफॉर्मर पे, तो एट दैट टाइम माई कोर इज ऑलवेज हॉट। तो
जब मेरी कोर हॉट हो जाए तो उस टाइम पे मुझे रीडिंग लेनी है, बिकॉज रीडिंग मे चेंज एज द टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि आरसी चेंज होता है, मेरी परमियाबिलिटी भी मेरी थोड़ी चेंज होती है. ओके, सो वी विल रीड समथिंग और टेस्ट. द ओपन सर्किट टेस्ट इज कैरिड आउट विद द इंस्ट्रूमेंट्स प्लेस्ड ऑन द लो वोल्टेज साइड. क्यों होते हैं मैंने बताया आपको, अरेंज करना इजी है प्लस सेफ है ऑपरेट करना, while the high voltage side is left open circuited. ठीक है, मैं बस एलवी साइड पे 230 वोल्ट लगा दूंगा और रीडिंग कैलकुलेट कर लूंगा बाय कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर ऑन द प्राइमरी साइड. ठीक है, एंड द हाई वोल्टेज साइड इज लेफ्ट ओपन सर्किटेड. ओपन सर्किट टेस्ट ऑन एलवी साइड बिकॉज इट इज इजी टू हैंडल लो वोल्टेज रेटेड एज कम्पेयर टू द हाई वोल्टेज. मेरे को 230 वोल्ट अरेंज करना इज इजी देन 2300 वोल्ट अरेंज करने से. ओके, this is because arranging rated voltage supply at the low voltage level is easier and economic, easier भी economic भी as compared to the high voltage level. Also the instruments that are used are comparatively economic in cost and it is safer to work on the low voltage side than high voltage side. Means easy to arrange, economic, क्योंकि पहले मुझे वोल्ट मीटर अगर मैं एचवी साइड पे लगाता तो मुझे वोल्ट मीटर की रिक्वायरमेंट होती 2300 वोल्ट्स वाले की, वोल्ट मीटर की रिक्वायरमेंट 2300 वोल्ट्स की. दैट्स व्हाई दे विल बी कॉस्टली. बट अगर मैं 230 वोल्ट पे लगाऊंगा तो इट विल बी इकोनॉमिक प्लस में सेफर. सो देयर आर 3 एडवांटेज ऑफ डूइंग द टेस्ट एट द लो वोल्टेज साइड. बट आप करने को आप इसे एचवी साइड पर भी कर सकते हो. ओके, सो it is advised to take the reading 10 to 15 minutes after applying rated voltage and frequency so that core gets heat up. ठीक है, जैसे कोर हीटअप हो जाएगी बिकॉज इन फील्ड द वाइंडिंग और द कोर इज ऑलवेज गेटिंग हीटेड अप. नाउ दिस इज माय सर्किट, यू कैन सी मैंने एलवी पे लगाई वोल्टेज रेटेड, यहाँ पे मैंने लगाई अपनी रेटेड वोल्टेज एट रेटेड फ्रीक्वेंसी. ओके, ये मेरा एक एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है. नाउ सी दिस, मैंने इसमें वोल्ट मीटर कहाँ लगाया हुआ है, मैंने पहले तो लगाया हुआ पहले यहाँ पे एक वोल्ट मीटर. ठीक है, यहाँ पे मैंने सप्लाई लगाई, दिस इज माई वोल्ट मीटर एंड देन दिस इज माई वोल्ट मीटर, here it is my emitter, और emitter के बाद मेरा approximate circuit of exact equivalent circuit of transformer starts. R1 JX1, यहाँ पे मेरा RC X5 है एंड दिस इज माई R2, वो यहाँ पे मेरा ओपन सर्किट मैंने छोड़ दिया, आउटपुट को मैंने ओपन सर्किट छोड़ दिया. ओके, नाउ माई करंट जो जा रहा है यहाँ से दिस इज IOC, ओपन सर्किट टेस्ट करंट IOC. ओके, अब जो मेरा ये वोल्ट मीटर है ये कौन कौन से लॉस को काउंट करेगा, ये मेरा करेगा लाइक IOC का स्क्वायर इंटू R1, मीन्स जो लॉस इस रेजिस्टेंस में हो रहा है प्लस जो करंट इसमें जा रहा है IC स्क्वायर इंटू RC. जो मेरा वोल्ट मीटर है इसके करंट इसके थ्रू ये है, वोल्टेज इसके थ्रू ये है. ओके, तो ये कौन कौन से लॉस को कैलकुलेट कर लेगा मेरा I स्क्वायर R1 प्लस में IC स्क्वायर RC, दोनों इंक्लूडेड है इसमें. ओके, R1 तो मेरा वेरी वेरी लो. R1 क्या होता है मेरा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो हम पिछले क्वेश्चन में डाटा बताऊंगा आपको, तो RC था मेरा 46,000 ओम और R1 क्या था 1.2 ओम. इससे कोई औकात है इसके आगे. R1 is very 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 less than RC. एंड जो मेरा ये IOC है ये क्या है मेरा, मैंने आउटपुट को रखा ओपन, आउटपुट ओपन मीन्स नो लोड इज कनेक्टेड, सो I नॉट इज माई नो लोड करंट. IOC इक्वल टू I नॉट इक्वल टू नो लोड करंट. और मैंने बताया था जब हमने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फर्स्ट पर्सपेक्टिव देखा था जिसमें हमने एक्साइटिंग करंट देखा था, तो मेरा I नॉट क्या होता है लेस देन 5% ऑफ फुल लोड करंट. इट इज जनरली 2 to 3% ऑफ I फुल लोड. ओके, तो 2 to 3% ऑफ I फुल लोड, दैट मीन्स माई IOC इज इक्वल टू 0.03, मैं मान लेता हूँ 3%, 0.03 I फुल लोड. तो अगर इतना करंट मेरा R1 से फ्लो करता है तो मेरा R1 में कितना कॉपर लॉस होगा, I स्क्वायर इंटू R1, दैट विल बी 0.03 का स्क्वायर
IFL square into my R1. It will be 0.0009 times the full load copper loss in resistance R1 only. वो भी full load copper loss वो भी R1 के सिर्फ 0.009, that means 0.09% only. और इस लॉस को हम इजीली नेगलेक्ट कर सकते हैं 0.09%. सी हियर कॉपर लॉस इन R1 एट फुल लोड पे होगा मेरा जो मेरा IFL है, ठीक है. फुल लोड पे मेरा लॉस कितना होंगे IFL स्क्वायर इंटू में R1, जितना मेरा फुल लोड पे करंट है, रेटेड करंट. बट टेस्ट के टाइम पे तो कितना है 0.03 इंटू में I नॉट. मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो फुल लोड करंट है उसको मान लिया है I नॉट ओनली. और अगर आप ये भी ना लो तो यू कैन टेक इट लाइक दिस इज माई FL, ठीक है. फुल लोड पे मेरा करंट है IFL और मेरा नो लोड पे करंट है 0.03, दैट इज 3% ऑफ IFL. बस ये कर लो आप. ओके. तो मेरा जो कॉपर लॉस R1 में है फुल लोड पे वो है मेरा IFL का स्क्वायर इंटू R1. बट टेस्ट के टाइम पे कितना है 3%, सो लॉस इज 0.09% लॉस ऑफ द फुल लोड वैल्यू. और वो भी किसमें, सिर्फ और सिर्फ R1 में. अगर मेरा एक्चुअल ऑपरेटिंग कंडीशन होती तो मेरा लॉस R1 में भी होता और X2 में भी होता, ठीक है. बट यहाँ पे तो ये तो ओपन सर्किट है तो R2 में तो कोई लॉस है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ R1 में लॉस है और उसका भी 0.09% लॉस है मेरा R1 में. सो आई कैन इजीली नेग्लेक्ट. और अगर आप I नॉट को 5% भी मानते हो मैक्सिमम वैल्यू, 5% इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या होगा मेरा 0.05 IFL स्क्वायर R1 वो हो जाएगा मेरा 0.25%. दैट मीन्स अगर मेरा फुल लोड पे 100 वॉट, अगर मेरा फुल लोड पे 100 वॉट कॉपर लॉस है तो टेस्टिंग के टाइम पे कितना होगा वो 0.125 वॉट्स ओनली एट टाइम ऑफ टेस्टिंग. आई होप यू गॉट द डिफरेंस. अब मैं 100 वॉट में से 0.125 वॉट को इजीली नेगलेक्ट कर सकता हूँ फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशंस. ओके. नाउ सी, जो मेरा ट्रांसफार्मर होता है अगर उसको हम पर यूनिट में देखें तो जो उसका इंपीडेंस होता है दिस RX, अगर मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ तो इट इज नियरली 10 to 12% और 0.10 टू 0.12 पर यूनिट, ठीक है. पर यूनिट क्या होता है वो हम समझ लेंगे, डोंट वरी, इन अवर पावर सिस्टम. बस आप ये समझ लो कि इंपीडेंस इसका बहुत ही कम होता है. ओके. अब मैं अगर इसमें से मैं आधा आधा हाफ ऑफ इंपीडेंस दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ. सपोज मेरा जो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है उसके अकॉर्डिंग R यहाँ पे होगा X1, देन दिस इज माय ब्रांच मैग्नेटाइजिंग ब्रांच और ये मेरा हो गया ओपन सर्किट. फाइन. अब मेरा ये जो मेरा ऑलरेडी पहले कितना था 10%, अब रह गया मेरा 5% ओनली. करंट कितना फ्लो कर रहा है मेरा, सपोज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% ऑफ फुल लोड करंट. तो कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी इसके अक्रॉस, माय वोल्टेज ड्रॉप विल बी 0.05 IFL इनटू में 0.05 Z, ठीक है. इट विल बी 0.25% ऑफ माय वोल्टेज रेटेड. मींस अगर मैंने यहाँ पे 100 वोल्ट्स लगाई है तो मेरा करंट पहले ही 5% है फुल लोड का, और जो यहाँ पे आधा इंपीडेंस है, टोटल इंपीडेंस 10% था, आधा इंपीडेंस इज 5% ओनली. परसेंट में क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पर यूनिट वैल्यू वो हम देख लेंगे ट्रांसफॉर्मर में, डोंट वरी. तो मेरा इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा 0.25 और मेरी यहाँ पे वोल्टेज पहुंच जाएगी 99.75 वोल्ट्स. तो क्या RC में जो कोर लॉस निकलेंगे उसमें कुछ कोई खास एरर आएगा, नो. there will be no sufficient or no big error in the calculation of core loss if I neglect this RZ, ठीक है. पहले 99.75 था, अब 100 वोल्ट हो जाएगा. सो दिस 0.25 वोल्ट ड्रॉप जो यहाँ पे 0.25% ड्रॉप हो रहा है, वी इग्नोर दैट ड्रॉप. ओके. एंड वी अज्यूम, अब मेरा सर्किट क्या हो जाएगा, मैंने सीरीज वाली ब्रांच तो कर दी नेगलेक्ट. ओके. सो माय इक्विवेलेंट सर्किट विल बी दिस RC X5, here is ammeter, here is wattmeter and here is my voltmeter. यहाँ पे मेरा voltmeter लगा हुआ है. This is my equivalent approximate circuit now. Okay, in the time of open circuit test.
यहाँ पे तो ओपन ही है, तो मैं लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके फाइन, नाउ यू रीड दिस एक्सप्लेनेशन। मैंने जो नेगलेक्ट किया था उसी के लिए है। सिंस द नो लोड करंट इज लिमिटेड टू 5% ऑफ द रेटेड करंट, द प्राइमरी कॉपर लॉस एट सच ए लो करंट इज इग्नोर्ड एंड देयरफॉर द वॉटमीटर रीडिंग इज टेकन टू रिप्रेजेंट ओनली द कोर लॉस। जो यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस था ना R1, उसमें जो कॉपर लॉस था वो कितना आ रहा था मेरा 0.09% या फिर 0.25% मैक्सिमम ऑफ द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ दिस R1। तो इतने कम लॉस को मैंने कर दिया इग्नोर। ठीक है, इसका मतलब मेरा जो वॉटमीटर रीडिंग देगा, नाउ आई एम कंसीडरिंग दिस एज द लॉस इन द RC ओनली और my core loss component only. Also, the primary impedance drop at such a low current, 5% current है, is taken to the is neglected, and therefore the voltmeter reading is taken to represent the voltage available across the shunt exciting branch. This is shunt exciting branch. The you can see here, मैंने जो इसके जो वोल्टेज ड्रॉप कितनी हुई थी 0.25%। अगर मैंने 100 वोल्ट लगाया तो यहाँ पे पहुंचेगी 99.75 वोल्ट। तो मैं 0.25 वोल्ट के लिए इसको आराम से इग्नोर कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई आई आल्सो इग्नोर दिस सीरीज ब्रांच। ठीक है, so this is my new equivalent circuit at the time of open circuit test. Now what is the angle between I naught and V naught? I naught क्या मेरा नो लोड करंट, और नो लोड करंट मेरा ये मेरा फ्लक्स है, ये मेरा E1 है। तो मेरा नो लोड करंट कहाँ होता है, यहाँ पर इट इज अराउंड 70 to 80 degree. So it is highly lagging. Highly lagging means 70 to 80 degrees. That means nearly 0.1 or 0.2 power factor. That means very low lagging power factor. और जब लो पावर फैक्टर होता है तो उसके लिए मेरे पास यूज करने के लिए ऑप्शन है लो पावर फैक्टर वॉट मीटर। क्योंकि जो मेरा वॉट मीटर होते हैं वो दोनों तरह के होते हैं, हाई पावर फैक्टर वॉट मीटर, एक लो पावर फैक्टर वॉट मीटर। टू रिड्यूस द एरर इन केस ऑफ ए सर्किट इन विच पावर फैक्टर इज लो, मुझे कुछ कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो कंपनसेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है वो हम मेजरमेंट्स में देखेंगे, डोंट वरी, बट वी रिक्वायर कंपनसेशन। सो इन दिस वी यूज लो पावर फैक्टर वॉट मीटर। तो इसमें कंपनसेशन रिक्वायर्ड होती है, सो इट इज कॉस्टली। दिस वॉट मीटर इज स्लाइटली कॉस्टली कॉस्ट। You can see power factor at no load is cos 80. It is 0.1736 only. It is very low. जनरली हमारे सर्किट में क्या होता है पावर फैक्टर 0.8, 0.75 लाइक दिस। जनरली हमारे सर्किट में पावर फैक्टर इतना होता है, बट एट नो लोड इट इज वेरी वेरी लो। सो लो पावर फैक्टर वॉटमीटर इज रिक्वायर्ड। सिंस द नो लोड पावर फैक्टर इज वेरी लो, इट इज रिकमेंडेड दैट ए लो पावर फैक्टर वॉटमीटर शुड बी यूज्ड टू कंडक्ट दिस टेस्ट। नाउ हमने टेस्ट कर लिया है, हमारे पास एक तो है VOC अवेलेबल है जो वोल्ट मीटर ने दिया, IO अवेलेबल है जो एमीटर ने दिया, एंड आई हैव पावर WOC दैट इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई जो मुझे वॉट मीटर ने दिया, एंड आई हैव टू कैलकुलेट RC एंड X फाई। ओके, तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट क्या है मेरा, दिस इज माय RC एंड दिस इज माय X फाई। ओके, लाइक दिस। ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा कि क्या बना दिया ये, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे मेरे लग दिया वोल्टेज VOC और करंट आया मेरा IO। तो यहाँ से आप देख के कह सकते हो मेरा जो वॉट मीटर का लॉस है वो तो एक्टिव पावर लॉस ही बताएगा मुझे, दैट इज VOC का स्क्वायर अपॉन में RC। यहाँ से मेरा सीधा आ गया RC इक्वल टू VOC का स्क्वायर अपॉन में W, जितना वॉट लॉस हुआ कोर लॉस। दिस इज माय फर्स्ट। सेकंड, अगर मेरे दो एलिमेंट है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों पैरेलल में है, तो मेरा फाई आता है tan इनवर्स R बाई X। अगर सीरीज में होते तो मेरा फाई क्या आता, tan इनवर्स X बाई R, अगर सीरीज में होते तो, बट हेयर देयर इन पैरेलल सो R बाई X। क्यों आता है, यू कैन सी दिस डेरिवेशन, R X पैरेलल में है तो 1/Z इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन JX। मैं इसको लिख सकता हूँ, मैंने इसको मैं एलसीएम ले लिया, रेशनलाइज कर दिया। ओके, पहले मैंने Z निकाल लिया, J इंटू J X है मेरा X R, और मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया R माइनस JX R प्लस JX। सोल्व करूंगा मैं इसे तो 5 इक्वल टू tan इनवर्स R बाई X। इफ माई सर्किट इज पैरेलल, इट्स वेरी सिंपल, हमने नेटवर्क एनालिसिस में किया भी है, आप इसे कर भी सकते हो बाय यूजिंग y इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन JX। ओके, सो यू कैन डू इट इजीली। मेरा RC कैलकुलेट हो गया, व्हाट इज माय फाई, पहले देखो यहाँ पे
VI cos phi क्या है? VOC into I naught into my cos phi is equals to my wattmeter पावर और my POC जो मेरे पावर आई है, ठीक है। तो यहाँ से cos phi क्या आ जाएगा मेरा? wattmeter की पावर अपॉन में VOC into my I naught and my phi will be cos inverse W upon VOC into my I naught. This will be my phi. Got it? This is my second equation. And now my tan phi is equals to R by X. तो यहाँ से मैं X निकाल सकता हूँ, that is equals to R upon my tan phi. बस तीन आगे फॉर्मूले तीनों. Now we will see one question. It is for homework. You calculate the values yourself, and in the next session you will solve it. An open circuit test conducted on a single phase 23 kVA 2300 by 230 volt 50 transformer gave the following data when the instruments were placed on the HV side. See, इसने क्या बोला है? Instrument are placed on the HV side. वैसे convenient कहाँ होता है open circuit test करना? On the LV side. But question ने बोला है HV side, तो उन्होंने HV side पे किया है 2300 volts. मेरे को VOC दे दिया 115 watts, POC और W दे दिया और I naught दे दिया. So calculate the shunt exciting parameters, that is RC and X5 calculate करना है. I hope इन तीन फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. सो डू इट ऑन योर ओन एंड इन द नेक्स्ट क्लास we will solve it. You can match your answers. So see you in the next session.